बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शाइना शाहिद। एक सेकेंड आप ठहरेंगे। आई एम डॉक्टर शाइना शाहिद। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग एट प्रीमियम डायग्नोस्टिक सदर रावलपिंडी और आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल। I am in the master trainer faculty of RMU aesthetic diploma। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बायोफिलर के बारे में। एज़ यू ऑल नो, बायोफिलर के लिए आई थिंक मुझे आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आज थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो हम बायोफिलर के बारे में बात करेंगे। जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो है बेसिकली डिज़ीज़ और डिफ़ॉर्मिटी को ट्रीट करने का, लेकिन एस्थेटिक्स के ऊपर भी हम आज उतनी ही बात करेंगे जितना हम डिज़ीज़ और डिफ़ॉर्मिटी की ट्रीटमेंट में बात करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, आपको उसकी यूजेस का पता हो और हम किन किन पेशेंट्स का बायोफिलर कर सकते हैं। बायोफिलर हम हर हेल्दी बंदे का कर सकते हैं जिसको प्लेटलेट का डिसफंक्शन ना हो। पहले आपने ब्लड सीपी करानी है। ब्लड सीपी में आपने प्लेटलेट्स देखना है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल देखना है और कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो उसको। वैसे तो क्योंकि इसमें एलर्जिक रिएक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज़ ये आपके अपने प्लाज्मा से बन रहा है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होता अनटिल अनलेस आप उसके अंदर कोई और चीज़ें ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपने ये बेसिकली करा। INR करा लें। अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो वो पहले ही पेशेंट बता देगा, ब्लीडिंग गम्स की हिस्ट्री है वो, उसमें आपने नहीं करना। बाकी प्रेगनेंसी में नहीं करना, एक्टिव कैंसर पेशेंट्स में आप नहीं करेंगे। आप जब पेशेंट्स ट्रीट हो जाते हैं और कीमोथेरेपी उनकी ख़त्म हो जाती है फिर आप बायोफिलर ज़रूर कर सकते हैं, और वो सेफेस्ट फिलर है आफ्टर कीमोथेरेपी, क्योंकि आप हाइलुरोनिक भी, क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, बेसिकली बायोफिलर है क्या चीज़? बायोफिलर ये है कि वो आपके प्लाज्मा से हम लेते हैं और उसी को हमने बेसिकली कोगुलेट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को, और फाइब्रिनोजन बंडल्स जो है ना वो उसके साथ, मतलब जैसे फाइब्रिन बंडल्स जा रहे हैं उसके साथ प्रोटीन्स इम्बेंड हो गई हैं, और थोड़े बहुत प्लेटलेट्स भी, क्योंकि हम प्लेटलेट पुअर का बना रहे थे लेकिन अक्सर लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि आप बस PRP का भी बना सकते हैं आइज़ के लिए। ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए आप PRP का, अगर कोई एरिया है जहाँ पर वो डिप्रेशन भी है और पिगमेंटेशन भी है तो आप बेशक PRP का बायोफिलर बना लें। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा का ही बना रही थी, क्योंकि उसका जो बनता है ना फिलर वो ज़रा हार्ड वाला बनता है, जो ज़रा समझिए कि उसकी कंसिस्टेंसी जो G' है उसका ज़रा हायर होगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, शुरू कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़रा सेव हो जाए। बाकी थ्योरी वगैरह तो आपने पढ़ी भी होगी बायोफिलर के बारे में। जब मैंने पहली दफ़ा बायोफिलर बनाया था तो मेरे पास कोई ट्यूटोरियल नहीं था, किसी किस्म की वीडियो यूट्यूब ट्यूटोरियल। मैंने सिर्फ जो है ना गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ के मैंने बनाया था, और वो इट टर्न आउट वेरी वेल। तो अगर आप वेबिनार अटेंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप कल ही बनाना शुरू कर दें। ठीक है, उसमें आपने डिले नहीं करना। मैं इंशाल्लाह आपको सब कुछ वो सिखाऊंगी जिससे आप कल अपने क्लिनिक में बायोफिलर बनाएंगे भी और लगाएंगे भी, और ये करना भी है। अगर आप नहीं सिर्फ वेबिनार अटेंड करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप ये चीज़ें देख लें कि हमारे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप दिखा दें कि हम किन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने टेबल, अब मैं तो ग्लव्स पहनने लगी हूँ। हमारा ग्लव्स होने चाहिए अच्छे हों, जो आप देख रहे हैं सर्जिकल ग्लव्स हैं ये। ठीक है, फिर आपके पास जिसमें बायोफिलर बनता है वो इस किस्म का एक होता है पेट्री डिश। ठीक है, ये इस किस्म की देख लें, ये ऐसी ही चाहिए हमें, इसकी गुलाई मोटाई सारा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें आपको बताऊंगी क्यों इस तरह की चाहिए। फिर हमने ना PRP बना के, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये इसमें से मैंने थोड़ा नीडल्स में सिरिंजेस में भरा हुआ है और ये बिल्कुल पूरी है। ठीक है, हमने लिया ये था कि हमने ब्लड लिया पेशेंट का, ब्लड लेके हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया है। सेंट्रीफ्यूज हमने किस पे करना है? हार्ट स्पिन पे करना है। हार्ट स्पिन क्या होती है? जब हम 3000 RPM पे करते हैं वो हार्ट स्पिन होती है, उससे प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा बनता है। तो हमने ये प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये हमने बना के रखे टाइम सेव करने के लिए। ये सोडियम सिट्रेट ट्यूब्स हैं जो सिंपल हमारे PRP में यूज़ होती हैं, कोई महंगी ट्यूब्स नहीं है, सिंपल हैं। ये आप देख लें, इसी में ही हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब करना ये है कि ये बाकी हमें सिरिंजेस चाहिए। 3 ml सिरिंजेस आइडियल हैं कैनोला टेक्निक के लिए। इंसुलिन सिरिंज भी होती है, अगर हमने
चिकन पॉक्स स्कार्स या एक्नी स्कार्स जो सुपरफिशियल से है ना, बॉक्स स्कार्स, उनके लिए करना है, ठीक है। ये हमारा कैनुला है 23 गेज कैनुला। ये साथ आपको गॉज पीसेस चाहिए होंगे, अल्कोहल स्वैब चाहिए होगा, टिश्यू पेपर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो डिग्निटी शीट्स और वो आपकी ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पर इंशाल्लाह इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि पीआरपी में आपके लिए 7 न्यूट्रोफिल्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं पीआरपी जब आप बनाते हैं, तो वो इन्फेक्शन से कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ पीआरपी, और जो बाकी बायोफिलर जो बाकी फिलर से इसको यूनिक करता है, ठीक है। अब ये है कि मैंने ये बना के रखा हुआ है। हाँ, आपका क्वेश्चन होगा कि 3000 आरपीएम हम कितनी देर के लिए करें। ये हर मशीन का डिफरेंट है। हो सकता है आपका 2 मिनट्स में बन जाए इस तरह का प्लाज्मा। ये आप देख लें, जो बिल्कुल नहीं, जिन्होंने पहली दफ़ा पीआरपी भी नहीं बनाई वो भी देख लें कि ये होता है, ये गोल्डन पार्ट है ना, वो होता है पीआरपी, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। ये वाला पार्ट होता है प्लेटलेट रिच। अब एक बफ़ी कोट होती है, बफ़ी कोट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की मुझे पूछते हैं जी बफ़ी कोट क्या। बफ़ी कोट वो होती है जो एग्जैक्ट आप देखें रेड ब्लड सेल्स का जो एग्रीगेट है उसके ऊपर एक वाइटिश सी लेयर होती है, वो सबसे डेंस होती है इसमें पीआरपी में, बहुत अच्छी वाली, ठीक है। तो इतना सा जो पोर्शन है वो पीआरपी है, बाकी प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है, ठीक है। 3000 आरपीएम 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। ये हमने सेंट्रीफ्यूज किया, 10 to 15 मिनट्स में कईयों में हो रहा है, किसी में 2 to 5 मिनट्स में हो रहा है। अब आप अपनी मशीन पे देखें कि आप पीआरपी बना रहे हैं। अगर आप पीआरपी बिल्कुल नहीं बना रहे, पहली दफ़ा हैं, तो आपने ये ब्लड लिया सोडियम सिट्रेट 10 ml ट्यूब्स में, फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया 3000 आरपीएम 2 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जो भी आपको लगता है ना आपको सूट करता है, आप वो आपकी मशीन को सूट करता है उसमें बना लें, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल है। फिर हमने क्या करना है कि हमने ना सिरिंज ले लेनी है। पेशेंट को हमने नम क्रीम लगाई हुई है, वो हमने पूरे फेस पे लगाई है, क्योंकि कभी कभार ना ये होता है कि हम जब बायोफिलर करते हैं तो हम पेशेंट पे इंप्रेशन डालने के लिए ना जो पीआरपी बच जाती है वो हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक टिप है कि आप पेशेंट को अगर चाह रहे हैं ना कि खुश करें तो आप कह दें जी हम कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी आपको साथ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये 3 ml सिरिंज है, ये आके लॉक हो जाती है। अगर आप इसको बार बार आगे पीछे करेंगे ना तो ये लॉक हो जाती है, फिर ये बाद में वापस नहीं आती, तो ये ध्यान करना है। अब मैं आपको उसकी फिलिंग की टेक्निक बता रही हूँ, बहुत बेसिक इसलिए बता रही हूँ, कई लोगों को नहीं फिल भी करना आता, ठीक है। ये हमने ऊपर से ये उतार लिए, हर की अपनी टेक्निक होगी, मेरी ये टेक्निक है कि मैं ऊपर से उतारती हूँ। फिर आप देखें यहाँ से प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा से हम ले लेंगे। मैं शुरू में पीआरपी सब कुछ मैं जो थे ना डिफरेंट ये मैं खुद ही बनाया करती थी। अब मैं प्रिपेयर करा लेती हूँ अपनी लैब से। शुरू में आप खुद ही प्रिपेयर करें, वरना आपको ना कन्फ्यूजन ही रहेगी कि पीआरपी कैसे बनती है और किसी पे आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ml को हमने भर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको बेस एक सिरिंज भर के दिखाऊंगी, बाकी हमने भरी हुई है, ठीक है। इसको करके वापस आपने कैप लगा के रख देना है। ये हमने भरी हुई है 3 ml सिरिंज, और एक हमने इंसुलिन सिरिंज भरी है, क्योंकि वो पेशेंट कहा था मुझे एक्नी स्कार्स भी हैं तो मुझे वो भी ट्रीट करें। तो मैं दोनों कैनुला टेक्निक और डायरेक्ट जो इंसुलिन सिरिंज से करेंगे वो दोनों बता दूंगी, ठीक है। अब हम डालेंगे पानी हमने बॉइलिंग हॉट। अब ये देखिए हमारा उबल रहा है, पिछले 15 मिनट से हमारा पानी उबल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि वो रखें। अब ये आप देख लें कि ये पानी डल रहा है, ये बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है। अब आप ये देखें कि हमारा एसी पीछे लगा हुआ है और हमने एसी वाली जगह पे हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ठंड है तो आपने किसी फ़ैन हमारा चल रहा है, लेकिन इससे कोई नहीं, एसी वाली जगह पे अगर आप बना रहे हैं ना एग्जैक्ट या ऊपर एसी है तो फिर मसला होगा। अब ये सिरिंजेस आप देख लें हमने ये उसी वक्त अंदर डाल दी हैं। इंसुलिन सिरिंज है, इंसुलिन सिरिंज से जल्दी बन जाता है, ठीक है। ये अब आपका टाइम टेकिंग है। कल आप सब ने देख ली होंगी, मैंने ना शेयर कर दी थी आर्टीरियल सप्लाई, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये कि अगर वो किसी को नहीं आती तो वो वीडियो फिर ज़रूर देखें, मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी लेकिन उस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बायोफिलर उसके बगैर नामुकम्मल है अगर आपको आर्टीरियल सप्लाई नहीं पता, ठीक है। अब आप ये देखें ये हमारा है ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा है। ये आप देखें ये इसमें जो है ना बीटी सिरिंज वाला, ये अपना कलर थोड़ा चेंज कर रहा है, इसको आप रोटेट करें वरना एक तरफ मोल्ड हो जाएंगी, इसको छोड़ना नहीं है। ये मैंने जितनी दफ़ा भी बनाया, मेरे जितनी मर्ज़ी पेशेंट्स बैठे हुए हों, मैं कभी भी इसमें जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि मैं अभी
करूँ तो ये बीच में या तो बिल्कुल ही सॉलिड हो जाए या फिर ये बने ही ना। बन तो फ़ौरन जाएगा क्योंकि बॉइलिंग वाटर है। जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था, जो मेरे पास आर्टिकल था उसमें 70 डिग्री लिखा था, जो बहुत बड़ा फ्रॉड था। कभी भी 70 डिग्री पे बायोफिलर नहीं बनता, 100 डिग्री पे आपने बनाना है। ठीक है, अब आप ये देखिए इसका तरीका क्या है। ये अब आप देखने में किसी को छोड़, ये बीडी सिरिंज में जल्दी बन गया। अगर आप रोटेट करके देखें, अगर ये बबल साथ मूव कर रहा है इसका मतलब है अभी भी गुंजाइश है। अगर बबल साथ नहीं मूव कर रहा, एक ही जगह स्टैटिक है, तो इसका मतलब है कि बन चुका है बायोफिलर। हम एक पेपर लेंगे, ये पेपर के ऊपर हम बना के देख लेंगे। ठीक है, अभी ये 3 ml का टाइम ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसका डायमीटर भी ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं। ठीक है, तो हम सॉफ्ट वाला बना है अभी। ठीक है, तो हमने अभी हार्ड ही बनाना है। मैं आपको इसकी भी बता दूंगी कि आप सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड कैसे बना सकते हैं। इसको रोटेट करते रहें आप। मेरा इसमें और पानी डाल दें, और पानी डाल दें इसमें ना, वही पड़ा हुआ है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल जी, आवाज़ आ रही है हमें ना? वालेकुम सलाम डॉक्टर सुहेल। हमने ना पानी थोड़ा कम डाला था, अब हमने और ज़्यादा कर दिया ताकि ये एग्जैक्ट इमर्स हो जाए अंदर। ठीक है, नहीं आपने पीआरपी बनाने के लिए सैंपल कितना लिया था, ब्लड सैंपल कितना लिया था, कितने 10 कितना एमएल था? 10 ml में ना 10 ml सिरिंजेस हमने ली थी। ठीक है, ये बायोफिलर एक बन चुका है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। 10 ml जो आपका सोडियम सिट्रेट वाला है ना, ये हमने 2 लिए, मतलब 20 ml लिए हमने। 20 ml में ना हमारी 3 cc का ये बन रहा है, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली बन गए, और 3 cc 6 cc ये, और 7 cc बन चुका है। ठीक है, और अभी भी हमारा पीआरपी रहता है। ठीक है, हाँ, ये मैंने सारा, ये रिकॉर्डिंग में, ये इसमें आया नहीं, मैंने सारा बताया कि हम प्लेटलेट रिच भी ले सकते हैं, हम प्लेटलेट पुअर, आइडियल प्लेटलेट पुअर है। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें, क्योंकि आप बनाएंगे ना, अब जैसे ये मेरा बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपको इशू ये आएगा बीच में कि कभी कभार आपसे नहीं बनेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्लेटलेट रिच, प्लेटलेट पुअर को यूज़ करें। तो आपके पास प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पड़ा होगा, उससे आप बना लें। ठीक है, आप ये ना करें कि पेशेंट को इस तरह वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है, या बाहर बैठा लें। ठीक है, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से भी बना सकते हैं। जो अंडर आइज़ है और मिलाज्मा विद डिफॉर्मिटी है, उसमें हम प्लेटलेट रिच को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें कि ये ना बायोफिलर बन चुका है, इसको हम ना ये थोड़ा सा हमने इसको कूल डाउन भी करना है। ठीक है, ये हमारा इंसुलिन सिरिंज का है, ये देखें ये बन चुका है। अगर आप देखें, आप थोड़ा करीब ले आए ना, ये हमारा बायोफिलर जो है ना, अब ये हो गया है, ये मैंने हार्ड वाला बनाया है। ठीक है, हार्ड वाला मैं आपसे क्वेश्चंस लेती हूँ, दरअसल थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, हार्ड वाले का ना हमने इसलिए बनाया है कि हमारे पास कैनोला से हमने इसको करना है। ठीक है, तो हम इसको बना सकते हैं। इंसुलिन वाला अगर हम बहुत हार्ड करेंगे वो निकलेगा ही नहीं। अब हम करेंगे ये कि हम कैनोला को इससे आगे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इंजेक्ट करने से पहले उसको निकाल के देखना है। ठीक है, ये देख लें, अभी इसको कूल डाउन करना है। जब हम कूल डाउन करेंगे फिर ये प्रॉपर फॉर्म उसकी जो है ना, बायोफिलर की जो शक्ल आती है वो कूल डाउन करने के बाद। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि ये बन गया है। ठीक है, अब ये हार्ड वाला है, ये आप अप्रिशिएट कर सक रहे हैं इसको कि ये हार्ड वाला है, ये सॉफ्ट वाला है और ये मीडियम वाला है। आ रहा है समझ? करीब ले आए ना, ये देखें। हाँ, अच्छा, अब हम ना इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने शुरू में एक बनाया था ये वाला इंसुलिन सिरिंज से सॉफ्ट वाला। ठीक है,
अब ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। आप शुरू में बेशक सॉफ्ट बना लें। अब फिर ये था मीडियम वाला, ये वाला देखें, बल्कि नहीं ये वाला मीडियम था, ये थोड़ा सा इसका है, पता चल रहा है, ये हार्ड वाला है। हार्ड वाला आप देखें इसकी बहुत ज़्यादा ये आपस में ये इसके स्ट्रैंड्स वो अलग ही नहीं हो रहे हैं, ये एक ही उसमें है, ये देखें इसके स्ट्रैंड्स अलग ही नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको समझा दूंगी मैं अगर आपको इंटरेस्ट है। वैसे आप ये हार्ड वाला बनाएंगे, ठीक है, हार्ड वाला आप बनाएंगे और उसके साथ कैनुला टेक्निक आप यूज़ करेंगे। अगर आप इंसुलिन कर रहे हैं तो आप मीडियम और सॉफ्ट करेंगे। यहाँ तक समझ आ गए? एफिशिएंसी जो हार्ड और सॉफ्ट है ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, ये ड्यूरेशन पर डिपेंड, बिल्कुल ये ना आपकी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर तो आपने सबका एक ही रखना है ना, लेकिन जो हमारा हार्ड वाला फिलर था उसको मैंने थोड़ी देर ज़्यादा छोड़ा था। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आप ना ही काम करें जब तक आप कोई तकरीबन 10-12 नहीं बना लेते हैं ना बायोफिलर्स, बल्कि मैं तो कहती हूँ 20 जब नहीं बना लेते तब तक आप ये वाला एक्सपेरिमेंट ना करें। आप पहले सिर्फ बायोफिलर बनाना सीखें, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे किए कि हम ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें हम फिर। ठीक है मैडम, और ये गर्म पानी से निकाल के ठंडे में डालना है या कि इसको ठंडे में डालना है हमने, बिल्कुल। अभी ना हम लोग वैसे फ्रिज में रखते हैं, लेकिन अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम ठंडा पानी ले आते हैं, ठीक है। सो मेरा ये ना इसको दूसरा वाला ले आए ना आप, उसमें ठंडा पानी ले आएँ, उसमें ले आएँ, ठीक है। आप डिस्पेंसर में अगर ठंडा पानी पड़ा है तो आप डायरेक्ट उससे कर लें, हम वरना फ्रिज में रखते थे। और ये भी बता दें कितनी देर फ्रिज में रखना है, कितनी देर ठंडे 10 to 15 मिनट्स आप फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में बहुत टाइम लग जाएगा, और ठंडे पानी में तो आप छोड़ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अभी वो ठंडा पानी ला रहे हैं ना, तो आपकी एक्सप्लेन हमने तो फ्रिज में रखा है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम ठंडा पानी का डेमो भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि जाहिर सी बात है हर उसमें आपको फ्रिज नहीं होगा, आप फिर इसको ईज़िली बनाने के लिए ना आप ठंडा पानी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, जब तक ये इसका आ रहा है ठंडा पानी, उसमें हम डालेंगे। आपको कैनोला अटैच करना आगे, ये भी कई लोगों को नहीं समझ आता कि हम कैनोला कैसे अटैच करें, ठीक है। इसकी थोड़ा ये इस तरह, ये जगह हमारी साइज स्टेलाइज्ड है इसलिए हम इधर ये गिरा है नीचे वैसे ना, ठीक है। ये हमारी नीडल लगी हुई थी, नीडल को हमने बस उतारना है और ऊपर कैनोला लगा देना है, ठीक है। अब हम इसको ठंडे पानी में डालने लगे हैं तो हमने वापस नीडल लगा दी है। अच्छा ठीक है, ये अब आपका ठंडा पानी आ गया है, इसको चेक करें, ये बिल्कुल ठंडा है, इसमें आपने डाल दिया, ठीक है। ये इसको थोड़ा करीब ले आए, ठंडे पानी में डाल दें। इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं है, आप रख भी सकते हैं, लेकिन 10 मिनट्स मिनिमम हो ताकि इसकी फॉर्म पूरी आ जाए। पेशेंट को बुला लेते हैं ना। कोई क्वेश्चंस हैं आपके इस दौरान? लेंथ और कैनोला की लेंथ। हाँ, कैनोला की लेंथ जो है ना, जो मैं यूज़ करी हूँ 23 गेज कैनोला, इसकी लेंथ है 50 mm, लेकिन हर पेशेंट को आप डिफ़र कर सकते हैं। अब किसी का जाहिर सी बात है बड़ा है तो आपने 70 mm यूज़ कर लेना है, लेकिन 50 से कम ना लें आप, 50 to 70 आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 50 वाला आइडियल है, ठीक है। आप स्किन की हम मार्किंग करने के लिए हम कोई भी वाइट जो है ना मार्कर या पेन हम ले सकते हैं। मैंने सिंपल जो है ना वाइट चारकोल वाली जो पेंसिल्स होती हैं ना, सईद गनी की, ये सिंपल है, ठीक है। तो ये कोई इसमें नहीं है, आप किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हैं। अब हमारा पेशेंट है, उस पर मैं आपको जी 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 अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि टाइम नहीं है कोई भी, आपने इसको रोटेट करना है, बबल को देखना है, और आपने ये नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है। ये हमने टाइम नहीं है इसका कोई, ये आपने अपने, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, जो वाटर का टेम्परेचर है, जो आपके ये PRP का टेम्परेचर है, वो सारे डिफरेंट हैं। तो इसको कोई टाइम नहीं रखना, आपने डायरेक्ट देखते जाना है। अच्छा, आप निकाल के देखें, सॉफ्ट बन जाएगा, फिर आप थोड़ी देर रख दें, फिर वो मीडियम हो जाएगा,
हार्ड अगर आपने बनाना है ना, आपने हार्ड ही बनाना है। अगर आप इतने एक्सपेरिमेंट शुरू में करेंगे ना तो हो सकता है आप फेल हो जाएं, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो आपने शुरू में ना हार्ड की तरफ ही ट्राई करना है। आपने कोशिश करनी है कि ना, आप देखिए कोई टाइम नहीं है, हो सकता है 30 सेकंड्स में बन जाए, हो सकता है 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स अगर आपको लग रहे हैं इसका मतलब है कि आपका ठीक नहीं बन रहा। 5 मिनट्स तक ठीक है। ठीक है, अगर आपका 5 मिनट्स तक बायोफिलर नहीं बना, फिर आप दोबारा से पानी गर्म करें और उसमें फिर ये डालें। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि कभी कभार हम, एक और सवाल मेरा ये है कि हम प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा ही क्यों लेते हैं? हाँ, क्या वजह है? प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। फाइब्रिनोजन जो है ना, बेसिकली इसकी बैकबोन है। वो फिलर जो बनाती है ना, जिसमें जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स जहाँ इम्बेंड होते हैं फिलर की तरह, वो है फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिन बंडल्स बनाती है। अब जितना अच्छा फाइब्रिन बंडल होगा उतना अच्छा फिलर बनेगा। इसलिए जो है ना प्लेटलेट पुअर हम यूज़ करते हैं। ठीक है मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि जो है इंसुलिन सिरिंज, उसका हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि हार्ड वाला तो इंजेक्ट ही नहीं होगा। इंसुलिन सिरिंज का आपने मीडियम रखना है। बेसिकली इंसुलिन सिरिंज को आपने देखना है, जब इसका कलर चेंज होता है ना, कलर क्या चेंज होगा कि ट्रांसपेरेंट से ओपेक होगा। ठीक है, तो आपने उसको फ़ौरन ट्राई करना शुरू कर देना है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और साथ आपने इसके अंदर एक बबल होता है, ये देखिए ज़रा करीब से, अक्सर एक बबल होता है। वैसे तो बबल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिलर में बबल नहीं, लेकिन फिर भी इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि नीचे जो बबल होता है ना एंड में, वो जब रोटेट अगर नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है कि फिलर बन चुका है। ये इंडिकेशन होती है। ठीक है, अगर आपका फिलर के साथ ये बबल मूव कर रहा है ना रोटेशन के साथ, तो इसका मतलब है कि अभी ये फिलर नहीं बना। ये एक इंडिकेटर है। जिसमें भी बबल, इसको आप देखो यहाँ पर बबल। क्वेश्चन है जी मैम, हाँ जी अगर है कि प्लाज्मा की आपने कहा कि प्लेटलेट रिस्क को भी यूज कर सकते हैं, हाँ। कौन से एरियाज में उनकी प्लेटलेट को स्पेसिफिक यूज करता है? देखिए बेसिकली जो प्लेटलेट पुअर है ना, वो आप को हार्ट फिलर बनाएगा। और पहले बेसिकली मैंने उससे जॉ लाइन भी की है, उससे आप ये चीक ऑगमेंटेशन वो भी कर सकते हैं, उससे आप फेस की जो है ना, लेकिन जो है ना ये डिफ़ॉर्मिटी को भी ट्रीट कर सकते हैं हार्ट फिलर से। बेसिकली बायो फिलर जो ओरिजिनली है वो हार्ड ही है, उसकी एक ही कंसिस्टेंसी है। लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस की तो मैंने देखा कि अंडर आइज़ हमारा पीआरपी के साथ सॉफ्ट जेल भी बहुत अच्छी बनती है। तो वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वरना जो ओरिजिनली पीआरपी है, जो बायोफिलर है, वो प्लेटलेट पुअर से ही बनता है और वो हमेशा हार्ड ही होता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, शायद आप भी विद टाइम कुछ और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और था मेरा जी कि जब हमने इंसुलिन सिरिंज को पानी से निकाल लिया, हमें पता लग गया कि ये अब थोड़ा थोड़ा क्लोरीन तक पहुंच गया है, हाँ, पानी जब हम लोग रखते हैं तो उसी टेम्परेचर पे का या फिर और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और हमारा थोड़ी पानी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा करें। हाँ, चलिए आप दोबारा बताएं। जी, मैंने क्वेश्चन किया था कि जो हमारा मीडियम वाला बायोफिलर है उसको हम्म जब हम पानी गर्म पानी से निकाल के रख देंगे तो आप कितनी देर में इंजेक्ट करेंगे वो इंजेक्ट हो जाए? हाँ, उसके बाद हमने उसको ठंडे पानी में डाल देना है ना, या फ्रिज में रख देना है। ठीक है, अब ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। ये 10 मिनट्स आपने रखने होते हैं फ्रिज में या उसमें ना। लेकिन अब मसला ये है कि आप अगर बहुत लंबा इसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो कभी कभार ये यहीं पर फ्रीज़ भी हो जाता है। फ्रीज़ इन द सेंस कि वो इतना सॉलिडिफाई हो जाएगा कि फिर वो बाहर ही नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं दिन में 3 भी बायोफिलर कर रही हूँ। मतलब ये है, हाँ जी मैम इसका मतलब ये है मतलब जस्ट स्टेंसिल चाहिए था, उसमें थोड़ा सा कम रखिए ताकि वो थोड़ा ठंडा ना हो तो वो जी, प्लेटलेट पहुंच जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। Excuse me, मैम क्वेश्चन है कि लाइक हम जो भगवान कैसे फिलर्स यूज कर रहे हैं, जी गॉड फॉरबिड अगर आगे की ऑपरेशन हो जाए तो वी आर हैविंग अनदर अमेजिंग टाइम हाँ to save the patient and to save the complicated. हम्म गॉड फॉरबिड अगर बायोफिलर और कॉम्प्लिकेट नहीं करना, if you are using specifically illegal, हम्म then क्या करेंगे? बिल्कुल। What would be the like first emergency step? क्या करेंगे? देखिए फ़र्स्ट एमरजेंसी स्टेप तो आपने जो उसमें भी किया था ना, करते हैं आप हर कि आपने उधर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, उधर आपने उसको उस जगह को वार्म करना है ताकि वो आर्टरी डायलेट हो जाए। ठीक है, फिर हम इसको आईवी स्ट्रेप्टोकाइनेज दे सकते हैं। ठीक है, आईवी स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका एंटीडोट भी है। दूसरा, अगर आप ओरल फ़ौरन शुरू कर दें, ये जो है ना, आपने इसका एंटीडोट भी शुरू कर देना है। ठीक है, आईवी स्ट्रेप्टोकाइनेज कर देना है। और साथ आपने जो है ना डेंजिन 10 mg TDS, वो इसका एंटीडोट है, वो आपने शुरू कर देना है। ठीक है, ओरल। तो ये आपको अभी तक मैं आपको इसलिए बताऊं
कि अगर आपको आर्टीरियल सप्लाई आ रही है आप कभी भी गलत नहीं लगाएंगे। फ़र्ज़ करें ऐसे हमारा अल्लाह ना करे आपको डाउट हो गया है कि ये बायोफिलर चला गया अल्लाह माफ़ करे आर्टरी में, ठीक है ना, ऑफ्थेल्मिक में, तो फिर आपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को भी साथ इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आप हाइलुरोनिक डेज़ अगर आप कर रहे हैं ना उसमें तो फिर भी आप ऑफ्थेल्मिक आर्टरी में अगर चला गया है तो उसको भी आपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को ही डील साथ कराना होता है। तो इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली इसलिए बात नहीं है कि कैनुला 23 गेज का है, कैनुला टेक्निक से आप कर रहे हैं तो कभी भी आप आर्टरी को नहीं करेंगे। आपको आर्टीरियल सप्लाई आती है, इंजेक्शन टेक्निक आता है, तो आप कभी भी किसी मेजर आर्टरी में आप नहीं जाएंगे। और अगर आप इसको फॉलो कर लें जिस तरह मैं करती हूँ तो कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, लेकिन आपने ख़ुद भी ध्यान करना होता है ना, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस का ना डोज, क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी वो जो है ना मेडिकल उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं IV स्ट्रेप्टोकाइनेस की क्या डोज होगी ना, ठीक है। मेरी सबसे आखिर तक है, अभी मैं क्वेश्चन संभाल के रखें, अभी एंड में क्वेश्चन ओपन किए जाएंगे, अभी मैडम को मेरे ख्याल में कंटिन्यूसली कंटिन्यू हम कर लेते हैं ताकि फिर हाँ ठीक है 40 मिनट में ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर दोबारा इस लिंक से आपने ज्वाइन करना है। ठीक है। आसान हो गया आपके ये दो चीज़ें हैं कि क्वेश्चन ऐड भी होंगे और जब लिंक एक्सपायर हो जाए तो सेम लिंक के तो मेरा यहाँ पर हमारा वो पड़ा हुआ था कैनुला, वहाँ रख दिया आपने, ठीक है। अच्छा अब हम शुरू करने लगे। अच्छा मुझे पेपर दे दे, ये हमने ठंडा करके ना उसको दोबारा चेक करना होता है, ठीक है। तो हम एक दफ़ा दोबारा चेक करेंगे, इधर आप एक मिनट दिखा दें, ठीक है। ठंडा हम इसलिए करते हैं, दो रीज़न से, एक तो पेशेंट को वार्म ना लगे और दूसरा ये कि वो उसकी फॉर्म ठीक बन जाए, ठीक है। ये देखें, ये अब इसकी फॉर्म बहुत एग्जैक्ट बन गई है। और आप देखिए पहले ये इसके इर्द गिर्द ये मतलब डिज़ोल्व हो रहा था, इसमें एब्जॉर्ब हो रहा था पेपर में, अब ये पेपर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी फॉर्म एग्जैक्ट बन चुकी है फिलर वाली। सारों को आप एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे, अभी फ़िलहाल मैं आपको एक से एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ठीक है। इधर आप ये दिखाएं ना मैक्स। अच्छा आपके हमने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। इस तरफ बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे बताऊँगी। नहीं एक सेकंड है जाना, अभी हम ना सुमेरा ये मुझे ना वहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं पीछे से। ठीक है आप सुमेरा आप इधर ही आ जाए ना, आपने मुझे पकड़ाना है ये आप गॉस पीसेस, गॉस पीसेस और टिश्यू पेपर ना, ठीक है। ये यहाँ ना रखें, उधर रख लें, वहाँ पकड़ाएंगी ना मुझे। मेरा इस तरफ आ जाएंगे आप, है ना, वो पे कैमरे के आगे। एक सेकंड, ठीक है शुरू कर लेते हैं। अभी हम ना आपको मैंने कल बता दिया था आर्टीरियल सप्लाई, वो बहुत अच्छी पता होगी तो फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा अच्छा ये मेरा यहाँ पर हम लोगों ने इंजेक्ट करना है, ठीक है। ये काउच आपका इस तरह का होना चाहिए जिसका हेड एंड ऊपर हो जाए ना, और उसका प्रॉपर हो। उस पर जो सिंपल आप एग्जामिनेशन काउच है उस पर भी मैंने किया हुआ है, लेकिन सबसे आइडियल इस किस्म का ही रहेगा, ठीक है, जैसे फिलर का होता है। अच्छा यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है बायोफिलर का, ठीक है। वो फिर आपको आपके जो भी होना आपकी ट्रॉली, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि यहाँ पे गुजरने की नहीं है। ट्रॉली आपकी जो भी होगी ना आप उसमें अपना असेंबल करके बिल्कुल साथ रखेंगे, ठीक है। चीज़ें आपको मैंने दिखा दी थी। हमने आर्टीरियल सप्लाई कर लिया था, अभी हम इनका मैं आपको कैनुला टेक्निक से फ़िलहाल सिखाऊंगी। फिर ये इनकी थी कि मुझे ना ये जो इनके हैं ना फेस में बॉक्स स्कार्स एक्नी के, वो भी हम फिल करके दिखा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको आई का दिखा रहे हैं, ठीक है। अंडर आई टीयर ट्रफ, हॉलोज़ और जो आई बैग्स हैं उसकी टेक्निक डिफरेंट होगी, वो भी मैं समझा देती हूँ, ठीक है।
आपने बेसिकली ज़ाइगोमेटिक प्रोमिनेंस, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई आर्टरी नहीं है, जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है वो नीचे से गुजर रही है। तो पहले सॉरी हम इनसे कंसेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, सॉरी आपका नाम क्या? असद भाई, हाँ ठीक है। इनको हमने बताना है, ये बहुत रूड है, इनको मैं पहले सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन आपने पेशेंट को बताना है कि हम आपका कर रहे हैं, और एक तो हम आपकी वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है, आपने इजाज़त दी हुई है हमें ना, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हम आपका इंजेक्शन लगाएंगे यहाँ पर, और फिर आपको पता नहीं चलेगा, सुन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपका एक फिलर टाइप चीज़ डाल देंगे, जिससे आपके हल्के और आपके जो है ना गड़े वगैरह वो भर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आई बैग्स का ये होता है कि आई बैग्स ना हर्निएशन हुई हुई होती है, तो आपने आई बैग्स के अंदर नहीं लगाना। जैसे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ आपका आई बैग बना हुआ है ना, तो आपने उसके नीचे डॉट्स लगा के उस जगह को फिल करना है। वो मिड चीक बन जाता है, मिड चीक और मीडियल एरिया, ठीक है, वहाँ पे आपने इंजेक्ट करना है। तो उससे आपका आई बैग्स कैमाफ्लाज होगा, ख़त्म नहीं होता, कैमाफ्लाज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। सुमेरा, इसकी वो नीडल थी, देखिए वहाँ तो नहीं पड़ी मार्किंग नीडल, वो जो ब्लैक वाली है ना, वो दे दें। हमने जो एंट्री पॉइंट है वो बनाना है, और उसके लिए हमने पहले अल्कोहल स्वैब से कर लिया। फिर हम देखेंगे कि इनकी ज़ाइगोमेटिक प्रोमिनेंस कहाँ है, उसको हम फील करके उधर हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारी फिलर की है, आगे से बनाना मैंने आपको सिखा दिया। मैं आपको टेक्निक इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो कि जो फिलर लगाते रहते हैं उनके लिए बहुत इजी चीज़ है, जो फिलर नहीं लगाते हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया कि आप बायो फिलर लगाएंगे तो आपका ख़र्चा भी नहीं होगा और पेशेंट सेफ्टी भी रहेगी, ठीक है। इस टेक्निक से लगाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये हमने ली पॉइंट, इसमें हम जब इंजेक्ट करेंगे, अभी हम लिग्नोकेन करें, ठीक है। हम आपको ये आप एंट्री पॉइंट पे करें फोकस। ये मैं पेशेंट को ना फ़िलहाल पेन होगी, तो मैं इसलिए ना इधर भी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने लिग्नोकेन लगाने से पहले भी, ठीक है, थोड़ा सा करना है। अब आप देखें यहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर ए वेस्कुलर है। थोड़ी बहुत जो हुई है तो वो वेन्स और वो जो भी चीज़ें होंगी उसकी होगी, ठीक है। पता चल रहा है आपको? इधर हमने इंजेक्शन लगाई है, हल्की सी हुई है, ठीक है। हम दोबारा से लगाएंगे ताकि मुकम्मल सुन हो जाए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब आपको इस दफ़ा दर्द हुई है? नहीं हुई ना। ये इस तरह बनेगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैब बनेगा, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। पेशेंट को बताना है कि ये इसी का ही है, इंजेक्शन का है, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इधर से नीडल के थ्रू इसका ट्रैक बनाना है, ठीक है। अब आप पहले बोन को हिट करें, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा रोटेट करें, जगह बना रहे हैं आप, ठीक है, हल्का सा आगे पीछे करें, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और फिर आप इसको निकाल लेंगे। ये देखें, लिग्नोकेन आपने अपने हिसाब से लेना, 1 cc ले लें, जिसमें से 0.5 cc यूज़ हो जाएगा, या उसके तकरीबन जो है 3 यूनिट्स यूज़ हो जाएंगे। ये भी थोड़ा वेरी करता है। ये आप देख लें, ये इंसुलिन सिरिंज थी ना, इसको मैंने 2 दफ़ा इंजेक्ट की है, ठीक है, तो इसमें 7 यूनिट्स यूज़ हो गए। अब ये हमने बोन पे इंजेक्ट किया है ना, फिर हमने नीडल से इसका ट्रैक बनाया है। अभी तक ये हुए दोनों चीज़ें, पहले हमने लिग्नोकेन लगाई है, फिर हमने बोन से ट्रैक बनाया। अब मैं कैनुला के थ्रू इनके टीयर ट्रफ की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। ये आपने जहाँ से किया था ना, वहाँ से आपने, क्योंकि ये जो 23 गेज कैनुला है ना, वो ज़रा आराम से ही जाता है, ठीक है। अब आप देखते रहें कि ये ठीक है। आप ये हम बिल्कुल डीप जा रहे हैं, ठीक है। हल्की सी पेन आएगी क्योंकि हमने इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को हल्का सा क्रॉस करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना टीयर ट्रफ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ डॉर्सल नेज़ल आर्टरी है, तो हमने बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, बस यहाँ से हमने इंजेक्ट करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसमें यहाँ हम इंजेक्ट करेंगे, फिर हमने रिट्रोग्रेड उसमें वापस आना है, ठीक है। ये बहुत स्लो इंजेक्ट करना है, साथ साथ मसाज भी करना है, ठीक है। हम बायोफिलर को ओवरडू करते हैं, इनके इतने ज़्यादा नहीं है हॉलोज़ और डार्क सर्कल्स, ये बहुत कम डल रहा है इसमें, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा हॉलोज़ होते हैं उनको फिर हमने ज़्यादा डालना होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक्नी स्कार के लिए थे जो हमारे
हॉलो वाले थे वो आ नहीं सके, तो इन्हीं पे हम सारा कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये अब आप देखें कि यहाँ पर आपको स्वेलिंग सी आई है, इसको हमने मसाज करना है, ब्लेंड करना है, मसाज करना है। ठीक है, पेशेंट की बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर ज़रूर लेनी है, वरना वो अप्रिशिएट उस तरह नहीं कर सकेगा और कोऑपरेटिव भी नहीं होगा जब तक आप उसको बिफ़ोर एंड आफ्टर का नहीं दिखा देते। और दोनों आइज़ को कंपेयर भी करके दिखाना है। अब ये देखें, इनका हम दूसरी से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया है, टीयर ट्रफ में भी और डार्क सर्कल में भी। थोड़ा करीब अगर कर दें आप, तो करीब ही है। मसाज ज़रूर करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये थिक होता है और ये हमारा, इसको हम ओवरडू भी कर सकते हैं। ये हमारा ये टेंशन नहीं है कि हमारा कुछ ज़ाया हो रहा है या कुछ भी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये इसको अगर आप कंपेयर करें ना, आप थोड़ा सा, सॉरी, ठीक है, तो ये टीयर ट्रफ इनका यहाँ से भर गया है, हो रहा है आपसे अप्रिशिएट। ये इनका ब्लैब है, जहाँ से हमने एंट्री पॉइंट बनाया है वो ठीक हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, हमने गए हैं, हम टीयर ट्रफ तक गए हैं, हमने डॉर्सल, टिंडल इफेक्ट नहीं आता। टिंडल इफेक्ट तो उसका इसका फिलर का, जी, वो जब अगर आप बहुत लगा दें ना, सुपरफिशियल फिलर लगा दें तो उसका टिंडल आता है। इसका टिंडल नहीं आता, वो फिलर का होता है, हाइलुरोनिक का। बायोफिलर का टिंडल इफेक्ट नहीं आता। ब्रूज आ सकता है, ब्रूज आ सकता है अगर आपको मतलब एग्जैक्ट इंजेक्शन पॉइंट्स नहीं पता और आप बहुत ज़्यादा आर्टरी को किंग कर रही हैं। परेशान तो नहीं हो रहे? पानी चाहिए? पानी नहाते हैं, ठीक है। पेशेंट की हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसका कंफर्ट लेवल का भी ख्याल करना है, ठीक है। इतनी ज़्यादा लाइटें पड़ रही हैं और अब ये इनका टीयर ट्रफ हो चुका है। हम इनको अगर शीशा दिखाएंगे ना और पिक्चर खींच के दिखाएंगे तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने आपका भर दिया और यहाँ इनका रहता है। अच्छा, अब ये है, अगर आपको ये समझ आ गए अंडर आई का, तो मैं फिर नेक्स्ट नेज़ोलेबियल पे चली जाती हूँ। हाँ, ये देखिए कितनी क्वांटिटी लगी है हमारी, हमारा 1.5 से भी कम यूज़ हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका इतना मेन इशू टीयर ट्रफ का नहीं था, इनको डार्क सर्कल्स थोड़े थे, वो इनका हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर भी दिखा दूँगी इनकी, और हमने दूसरी आई पे भी करना है, ठीक है, वो हम बाद में कर देंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्नी स्कार्स को हम कैसे भरेंगे, ठीक है। पानी आप पी लेना। ठीक है, अब आपके जो गड़े हैं ना समेरा, वो मुझे मोबाइल दे दें, हम इसकी पिक्चर भी इनकी लेनी है, ठीक है। बिफोर तो हमने ली नहीं। जो एक्नी स्कार्स हैं ना, वो इनके काफ़ी कंसर्न है। अब वो आप कैमरे में अगर एक्नी स्कार्स दिखा दें, समय आप ठीक हैं? आपकी पहले हमने पिक्चर नहीं ली ना, एक सेकंड है, मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी आपका ये भरा हुआ है जगह, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मसाज कर लें, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैडम एक्नी स्कार्स ज़्यादा इस तरफ नहीं है? एक्नी स्कार्स इस तरफ हैं, ये देखें ना, ठीक है। अभी हमने इस वाली जगह को भरा है ना, तो ये यहाँ से भर गई है, पता चल रहा है आपको, ठीक है। ये यहाँ से भर गई है और इधर से रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप इसको फोकस कर लें। अब एक्नी स्कार्स ये वो आइडियल नहीं है कि बॉक्स लाइक स्कार्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको बेहतर कर सकते हैं। ये लीनियर स्कार्स हैं, बॉक्स लाइक स्कार इनका एक है यहाँ पर, बिल्कुल इधर लगाई हुई है नम क्रीम आपने, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जैक्ट आप कर लिया आपने, ठीक है। हम कोशिश करेंगे क्योंकि सब्सिजन भी साथ करनी होती है, लेकिन हम लोग शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इसका आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है ना आपकी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरीज़ हैं और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हैं। तो जो 1 सेंटीमीटर ऑर्बिटल मार्जिन से एरिया होता है ना, वो सेफ़ होता है।
तो हम इसलिए इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पेपर पे करके, ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका भर जाए, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, ये हम नीचे गए, इसको हल्का सा हमने लिफ्ट किया है। ठीक है, और हमने इसको इंजेक्ट कर दिया। अब ये भर गया है। ठीक है, लेकिन इसकी जो ऊपर है ना पिगमेंटेशन और मार्किंग, वो थोड़े दिनों के बाद भरेगी। ये अगर इसको मसाज करें, ठीक है आप, जी इसमें ये इसकी फिलिंग हो गई है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो मार्किंग है ना, वो तकरीबन टाइम लेती है। अच्छा, 2 वीक्स के बाद ये होता है कि कोलेजन बनने लग जाता है, और साथ हाइलुरोनिक एसिड भी आप, हाँ ठीक है। ये जो स्कार है ना, ये देखें लगाते भी तकरीबन ये डिम हो गया है। अब इसको हम मसाज करेंगे। ठीक है, आप जी मसाज करके हमने इसको काफ़ी हद तक भर दिया। बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर बेहतर होती है, लेकिन ये कि इसमें भी हमें पता चल गया, लगाते हुए पता चल गया। अब कैमरे में अप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ये जितने भी एक्नी स्कार्स जो बॉक्स लाइक स्कार्स हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब मसला ये कि ये जो है ना, जो 1 सेंटीमीटर से पीछे वाला एरिया है, वो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि लेकिन उसमें इशू ये कि कैनुला टेक्निक है। कैनुला टेक्निक से एक्नी स्कार्स और चिकन पॉक्स स्कार्स नहीं होते, मुश्किल से होते हैं। जो बहुत डीप एक्नी स्कार्स हैं, उनको हम कैनुला से कर सकते हैं सबसीजन के बाद। ठीक है, एक्नी स्कार हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स फेशियल है, लेकिन ये ज़रा ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसको हमने किया टारगेट ऐसे, और इसमें हम इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़े ब्लैब बनेगा, फिर ये एब्जॉर्ब होगा और ठीक होगा। अच्छा, नेज़ोलेबियल का मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने लोअर फेस करना है, तो आपने एंट्री पॉइंट लेनी है 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा सेफ़ ज़ोन है। ठीक है, जो गोनियल एंगल है वो भी सेफ़ ज़ोन है, लेकिन हम इधर से एंट्री पॉइंट लेंगे। इससे हम नेज़ोलेबियल भी कर सकते हैं। इनको प्रॉब्लम था कि मेरा ना यहाँ से फेस ज़रा मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड है ना दोनों साइडों से, तो ये चाह रहे थे कि उसको हम करें, तो वो हम दोनों टेक्निक से कर सकते हैं। हम इधर से भी फिलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट नीडल से भी कर सकते हैं, लेकिन कैनुला टेक्निक बेहतर रहेगी। अगर आप कहते हैं तो ये बता दूं मैं आपको नेज़ोलेबियल्स का भी, या क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर लें? ठीक है। अच्छा, नेज़ोलेबियल्स और मेरिनेट लाइंस का एक सिंगल एंट्री पॉइंट आप ले लें तो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तकरीबन ये बन रहा है। इधर हम फिर से इंजेक्ट करेंगे लिग्नोकेन। पहले हम इसको अल्कोहल से कर लिया था। ये बेसिकली फिलर टेक्निक्स है, लेकिन बायोफिलर भी इसी से, और इधर हमने इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये अब इधर हम ना इनका बना रहे हैं एंट्री पॉइंट। थोड़ा सा हम पीछे भी बना सकते हैं, क्योंकि ताकि इनका जो मिड फेज जो इनको जो चाह रहे हैं ना वो वाला, अब हर पेशेंट डिफरेंट होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि हमें इस एरिया को मुझे मेरा भर के दें, तो थोड़ा सा बेशक पीछे चले जाएँ। ठीक है, यहाँ से एंट्री पॉइंट ले लें। ठीक है, अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं, और पहले हमने नीडल से ट्रैक। ठीक है, आप दर्द हो रही है? जी अब ये देखिए, ये एरिया अब डिपेंड करता है आप कहाँ इंजेक्ट करें। आपको ज़्यादा लिग्नोकेन इंजेक्ट करना पड़ेगा एंट्री पॉइंट पे। अब ठीक हुए हैं आप? जी अभी देख लेते हैं। आप बताएं।
ठीक है, जी। ये हम चीक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ट्रैक भी बनाना है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ट्रांसवर्स फेशियल ये एंगुलर आर्टरी है, फेशियल आर्टरी की ब्रांच, ठीक है, वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। इधर नीचे आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल है और ट्रांसवर्स फेशियल यहाँ है, तो हम इसलिए इधर हमने ये पॉइंट लिए। इधर कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, शुक्र है। और कैनुला हम यहाँ से एंटर करने लगे हैं, ठीक है। क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट था, हमने 2.5 पहले लिया, लेकिन इनकी डिमांड थी कि मुझे ये वाला एरिया फिल करें, तो हम थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। ये सारा एरिया बहुत सेफ़ जोन है, ठीक है। इधर हम नीडल से कर सकते हैं, लेकिन इस वाले एरिया को कभी नीडल से ना करें, क्योंकि आपको ज़रा ज़्यादा ब्रॉडर एरिया को करना होता है, तो हमेशा कैनुला लें, ठीक है। अब कैनुला को आप देख लें कि ये यहाँ तक भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। अब हम इधर से जाएंगे, ठीक है आप, जी। ठीक है। अब हम इनके मिड चीक को फिल कर रहे हैं पहले। वैसे तो हम ये कर सकते हैं कि हम पहले डायरेक्ट नेज़ोलेबियल चले जाएं, ठीक है। नेज़ोलेबियल्स को हम कर सकते हैं, बहुत आराम आराम से जाना है, आप सारे आर्टरीज़ के दरमियान में से गुजर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा फोर्सफुली नहीं जाना जी, ठीक है आप। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका नेज़ोलेबियल मैं कर रही हूँ, इनको इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी हम मिड चीक में होंगे। मैंने सब आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए किया है कि यहाँ मैंने इंजेक्ट कर दिया अभी, ठीक है। इसी डायरेक्शन से आप वापस आते जाएं, ठीक है। बायोफिलर पे आपको ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ठीक है। बायोफिलर इतना आसानी से नहीं जाता, आप ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ इसकी। अब इधर से हम मैरिनेट लाइंस भी कर सकते हैं, लेकिन हम मिड चीक को भी कर रहे हैं। मैरिनेट लाइन आप आगे चले जाएं तो यहाँ से मैरिनेट लाइंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं वापस आ रही हूँ ताकि इनका जो पॉइंट है ना ऑफ कंसर्न उसको हम कर लें, ठीक है। ये आप देखें, ये आराम से जा रहा है, थोड़ा फोर्स, जी। ये आपने तकरीबन जो है ना डर्मिस से थोड़ा नीचे जाना है, बहुत डीप नहीं जाना, ठीक है। अगर आपको एक फ़ील हो जाएगा, आपको सबकुटेनियस थोड़ा बहुत और डर्मिस के बीच में ही है, क्योंकि अगर आप बहुत डीप जाएंगे तो ये बकल म्यूकोज़ा आ जाएगा ना साथ, तो बकल म्यूकोज़ा को ना पंक्चर कर दें, ये ध्यान करना है, ठीक है। अब ये हम वापस आके इनका ये सारा मिड चीक, ठीक है। अब कभी कभार पूरा जाके पूरा अंदर वापस जाना होता है, एक ही उससे एंट्री पॉइंट से आपने ये सारा एरिया लोअर वाला कर लेना है, ठीक है। ये देखिए आपका बड़ा अच्छा सा ये भर गया, अच्छा जी। बायोफिलर को बाद में मसाज करना बहुत ज़रूरी है, सीधा मुंह कर लें आप, ठीक है। अब ये देखिए इनका कंपेयर करें तो हम इस साइड वाला और इस साइड वाले में बहुत डिफरेंस आ चुका है। ये हमारा सारा बायोफिलर भर गया, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी हमें मसाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक स्किन है। मेल्स में वैसे भी थिक होती है, फीमेल्स में थोड़ा मसाज करना पड़ता है, ख़ासतौर पर नेज़ोलेबियल्स को काफ़ी करना पड़ता है। इनका यहाँ पर थिन थी, तो हमने यहाँ मसाज ज़्यादा करनी है। अच्छा, अब अगर आप कंपेयर करें तो दोनों साइड्स में बहुत डिफरेंस आ चुका है ना। यहाँ पे जो डिप्रेशन थी वो अगर हम साइड से भी पिक्चर लें तो काफ़ी मतलब ठीक हो गई डिप्रेशन, और यहाँ से भी ठीक हो गया, यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ से हो गया, ठीक है। मिड चीक हो गया, नेज़ोलेबियल हो गए। मैरिनेट लाइन की इनको ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ शो किया कि हम इधर गए, लेकिन मैंने इंजेक्ट नहीं किया। यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट करते रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये नेज़ोलेबियल कर लिया है, आपको यहाँ तक समझ आ गया तो मैं आपको चिन का बता देती हूँ। चिन में सिर्फ बताऊँगी कि हमने इंजेक्ट कैसे करना है, ठीक है। आगे समझ को नेज़ोलेबियल में इशू तो नहीं हुआ। आपने आराम से जाना है, उसको थोड़ा सा प्रेशर से ही बायोफिलर इंजेक्ट होता है, बहुत आसानी से इंजेक्ट नहीं होता, थोड़ा प्रेशर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कैनुला में जाते वक्त कोई किंकिंग महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एंगुलर आर्टरी या जो है ना उधर आप किंक कर रहे हैं, तो ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होना, अपना ट्रैक आराम आराम से बनाना है। ट्रैक आराम से बनाना है, इंजेक्शन आपने पूरा प्रॉपर लगाना है, फोर्स से आपने उसको ज़रूर करना है। आपने इसकी जो है ना इसको पुल करके ज़रूर चेक करें और 10 तक काउंट करें, ठीक है। मैं ये करती रही हूँ बीच में, लेकिन इसमें मैंने वीडियो में बताया नहीं है, तो ये आप पॉइंट ज़रूर नोट कर लें,
ठीक है। आपने एक लिग्नोकेन सिरिंज लगाते वक्त भी, इंजेक्शन लगाते वक्त भी 10 तक काउंट करने हैं एंट्री पॉइंट पे, और आपने कैनुला में भी जब भी इंजेक्ट करना है तो आपने ज़रूर जो है ना उसका 10 तक काउंट करके फिर इंजेक्ट करना है। अच्छा जी, आपने जो चिन इंजेक्शन देना है वो ये होता है कि चिन में आपने लिग्नोकेन जो बीडी सिरिंज है ना, इसमें बायोफिलर बनाए आप, और डायरेक्ट आपने बोन पे टच करना है आपने, और फिर आपने वहाँ बोन पे इंजेक्शन देना है। वो आप चिन ऑगमेंटेशन या डिफॉर्मिटी के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ें यही हैं, बाकी ये है कि फोरहेड लाइंस हैं। फोरहेड लाइंस में जो टेक्निक बायोफिलर की है वो ये कि हम डायरेक्ट इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। हम कैनुला से नहीं लेते, क्योंकि कैनुला बहुत ज़्यादा ना रोल ओवर बोन नहीं होता ठीक तरह। जो लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं उनको मैं कहूँगी कि चलें, आप अगर फिलर लगाते रहते हैं और आप हॉरिजेंटल लाइंस को हॉरिजेंटली कैनुला से करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप लिग्नोकेन सिरिंज ये बीडी सिरिंज से डायरेक्ट बोन पे इंजेक्शंस दें और फिर मसाज कर दें, क्योंकि जो यहाँ तक एरिया है ना वहाँ तक ये डीप हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये यहाँ जाके सुपरफिशियल हो जाएंगी और ये बोन पे बिल्कुल महसूस नहीं होंगी, ये ऊपर कहीं डर्मिस में है। तो हम सेफ़ जोन है कि हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि फिलर का जो है ना एरिया ये बनता नहीं है, बोटॉक्स का एरिया है, तो इसलिए यहाँ ना जाएँ। वैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। अगर आपने लिप में लगाना है, लिप में ये स्टे नहीं करता, जॉ लाइन भी अच्छी नहीं बनती बायोफिलर से, तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप कुछ और देख लें, इसके लिए नहीं। लिप आपने ना अगर लगाना है, हाँ लिप के लिए मैं करती हूँ कि इसकी ना शेप नहीं चेंज करता, ये थोड़ा सा सोजन करेगा, 2-3 दिन बाद ये डिज़ोल्व हो जाएगा, या ये बहुत कम हल्की सी करेगा चेंज ना, तो उसमें हम यूज़ करते हैं रिजुविनेशन के लिए, कि अगर किसी को पिंक लिप्स चाहिए और कोई किसी को, जैसे एक पेशेंट आई थी उसकी लिप डिफॉर्मिटी थी तो हमने फिर ट्रीट किया था, तो आपने इंजेक्ट कहाँ करना है कि आपने जो ड्राई पार्ट है ना वर्मिलियन बॉर्डर से नीचे वाला ड्राई पार्ट, वहाँ पर आप एज फिलर इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। जो वेट पार्ट है वहाँ पर आपने इंजेक्ट नहीं करना, वहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर लेबियल आर्टरीज पड़ी हुई हैं। नोज़ में भी हम इसको नहीं यूज़ करते, नोज़ में बस क्योंकि यहाँ पर लेटरल नेज़ल और डॉर्सल नेज़ल आर्टरीज़ हैं, तो ये वाली जो एरिया ये सेफ़ जोन बनता है आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली इंजेक्शन टेक्निक्स हैं। और इसके अलावा आपने, अगर जैसे मैंने एक पेशेंट की थी फेशियल डिफॉर्मिटी, उसको हेमियोट्रॉफी थी, तो उसकी हेमियोट्रॉफी ना 2 सेशंस में बहुत अच्छी ट्रीट हो गई सारी। फ़ैट जो है ना इसकी फ़ैट ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप इसको फ़ैट ग्राफ्टिंग की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हार्ट अच्छा बना के थोड़ा ट्रेंड हो गए हैं ना, तो इस फ़ैट ग्राफ्टिंग की जगह आप इसको यूज़ करें। अब उस पेशेंट को 1 साल हो गया हेमियोट्रॉफी वाली को, और माशाल्लाह उसने फॉलोअप के लिए आई थी और उसको कोई मतलब चेंजेस नहीं आई, उसका वैसा ही है फेस ना। तो अब इनके लिए ये है कि ये अगर डिस्प्रीन खाएंगे या एस्प्रीन खाएंगे तो ये बायोफिलर डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपने डिस्प्रीन एस्प्रीन नहीं खानी, आपने अभी आज वर्जिश नहीं करनी है, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये आपने करना है। और ज़रा ठंडे कमरे में रहें, गर्म में नहीं। हाँ जी बताएं, आप कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें। मेरी तरफ से तो वैसे मैंने सारा बता दिया है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप बताएं, मैं अभी बता देती हूँ ना। शायना, मुझे पेशेंट को क्या गाइड करना है, ये कितनी देर स्टे करेगा? जैसे आपने डॉक्टर बोला कि 1 साल तक स्टे कर रहा है, तो किस तरह से गाइड करना है? जी, आपने पेशेंट को ये बताना है कि आपके ना पहले से पेशेंट को बताएं कि हो सकता है आपका सेकंड सेशन हो। ये फिलर की तरह नहीं है कि एक दफ़ा लगा दिया तो 8 महीने बाद आना है। आपने बताना है कि अब भी ये है ना, इनका 3 मंथ्स ऐसा बड़ा अच्छा गुजरेगा अगर ये एक ही सेशन करें, लेकिन अगर ये दूसरा सेशन कर लेते हैं तो फिर इनका तकरीबन 1 साल निकल जाएगा। 2 सेशंस वाले 1 साल निकाल लेते हैं और जो 1 सेशन वाले हैं वो 3 to 4 मंथ्स अच्छा निकाल लेते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आप पूछ लें। कभी कभार पेशेंट कहता है नहीं मैं दोबारा नहीं आ सकता, कई लोग पेशेंट खुद बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, नहीं हमारा सेकंड सेशन करें, तो आप उनको बुलाएं 4 वीक्स के बाद सेकंड सेशन कर दें। जो भी थोड़ी बहुत ज़रूरत हो ना, जैसे भी फ़र्ज़ करें इनका ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये 40% एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अच्छा 40% अभी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स ना इसमें कोलेजन इंडक्शन, हाइलुरोनिक एसिड फॉर्मेशन, और कोलेजन अपने इर्द गिर्द मॉइस्चर को भी रिटेन करता है और हाइलुरोनिक भी करता है, ठीक है। और प्लस ये होता है कि इसमें ना एडिपोसाइट्स जो स्टेम सेल्स हैं ना, एडिपोसाइट्स डिराइव स्टेम सेल, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि वो आपका जो एरिया जहाँ बायोफिलर इंजेक्ट कर रहे हैं ना, वो उस एरिया में वैसे भी फ़ैट थोड़ी सी बनने लग जाती है,
तो ये आप पेशेंट को बताएं कि 2 हफ्ते के बाद आपको प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा, फिर आप फैसला करना कि आपने सेकंड सेशन कराना या नहीं कराना। अगर वो कहता है नहीं कर दें क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है। अब आप ये इसकी कॉस्टिंग देखें कि PRP वाली कॉस्टिंग है, और बाकी कैनुला की प्राइस है जो मैं, अगर आप बल्क में ले रहे हैं तो आपको सस्ता भी कैनुला 300-400 के मिल जाते हैं अच्छे, तो इसकी कॉस्टिंग नहीं है। और पेशेंट को अगर आप चार्जेस का बजट बना के देंगे तो वो सेकंड टाइम ज़रूर आएगा, और फिर वो 1.5 साल तक यंगर पेशेंट्स में और 1 साल तक जो है ना ओल्ड या नॉर्मल जो मिडिल एजेड है उनमें निकल जाएगा। डिस्प्रीन एस्प्रीन नहीं खिलानी, पेशेंट को बताना है जो एस्प्रीन और डिस्प्रीन है या फिर डेंजन है वो इसको डिज़ोल्व कर देगी, तो उनसे कहना है कि जो भी आप दवाइयाँ खाएंगी उसमें ये 3 दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी। बाकी पेन किलर के लिए पैरास्टामोल आप दे सकते हैं। आप अगर आपको लग रहा है कि आपने इतने स्टेलाइज मेथड नहीं यूज़ किया तो आप एजोमैक्स ना 5 डेज़ के लिए पेशेंट को दे दें ताकि उसको बाद में फ़ीवर वगैरह ना हो, ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार ना पेशेंट अगर दर्द महसूस कर रहा है तो उसको बायोफिलर की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन वैसे जो है ना उसको पेन महसूस होगी तो वो ज़रा बीमार टाइप फील करेगा, तो उसको एजोमैक्स दे दें और पैनाडोल दे दें तो ठीक हो जाएगा। और बाकी इनको बताना है मसाज नहीं करनी फेस पे, मसाज करेंगे तो वो माइग्रेट हो जाएगा। जितनी मसाज हमने कर दी है उतनी काफ़ी है, लेकिन उसके बाद फिर वो माइग्रेट हो जाता है, तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा मसाज की तो वो माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपने नमाज का, मैं तो सबको कहती हूँ जी सजदा करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में आने की सजदा है। अक्सर लोग कहते हैं जी सजदा ना ज़्यादा करें, तो अगर सजदा कर सकते हैं तो अल्लाह का शुक्र का सजदा भी करें, और नमाज़ अपनी उसी तरह ही पढ़ें, लेकिन एक्सरसाइज और वॉक वगैरह ना करें उस दिन। और स्वेटिंग अगर है, जैसे ये इस मौसम में करा सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है कि हम बायोफिलर गर्मियों में कराएं या सर्दियों में, तो आप किसी भी मौसम में बायोफिलर नहीं करते, बाकी कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपने एहतियात करनी है, ठीक है, एहतियात करना है। और मुझे कोई क्वेश्चन बता दें ताकि हमारी सारी चीज़ें फिर वो रक्षाना एक्ने स्कार्स पे जब हमने करना है तो हमने इमीडिएटली बिफोर इट सब्सिजन करनी है या फिर सब्सिजन करके कुछ देर बाद हमने हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो असूलन है ना वो ये है कि सब्सिजन आप उसी दिन ना करें, आप एक दिन सब्सिजन करें और उसके अगले या 2 दिन के बाद आप पेशेंट को बुलाएं, जो रूल कहता है ना। लेकिन हम में से कोई भी उस रूल को फॉलो नहीं करता, ना ही पेशेंट आना चाह रहा होता, वो कहता है मैं क्या ज़ख़म पहले खुलवाऊँ फिर मैं भरवाऊँ। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पेशेंट की सब्सिजन कर दें, ठीक है ना, उसको आपने नम क्रीम लगाई, आपने सब्सिजन कर दी, उसको तकरीबन ना 1 घंटा बिठा दें। 1 घंटा अगर वो वेट कर सकता है वो वेट करे और फिर आप उसको करें, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश वूंड्स पे बायोफिलर डालेंगे, एक तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कितना चला गया और कितना वेस्ट हो गया, और उसमें फिर इशू, ठीक है। तो 1 आवर का आप गैप दे लें, ठीक है। मिस हो गया आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आई गेस, है ना। रिकॉर्डिंग में सारा कुछ आपको डिटेल में समझ आएगा, इस तरह मैं बता नहीं सकूँगी, तो मैंने इतनी दफ़ा बताया हुआ है तो वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा मेरी तरफ से आप बताएं, मैं आपको एक ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, तो ये आप कल ही बनाएं, बेशक आज टाइम में जी। हाँ, हैंड रिजुविनेशन बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, क्योंकि एक तो ये कि ये सिर्फ वो नहीं कर रहा ना, फिल नहीं कर रहा, ये आपका PRP का भी इफ़ेक्ट दे रहा है। तो ये आपकी स्किन, आप देखेंगे कि जो पेशेंट जिनका हैंड रिजुविनेशन हुआ है ना वो बहुत ग्लोइंग सी स्किन होगी और ऊपर टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाएगा, और यूथफुल तो होगी, जाहिर सी बात है, वो जब भर जाएगा तो वो बहुत अच्छा, उसका जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कैनुला से लगाना है, अच्छा मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हाथ है ना आपका, यहाँ पर आपने जो मेटाकार्पल स्पेसेस है ना, उधर से आपने पहले स्किन को पिंच करना होता है, ठीक है। पिंच करने के बाद यहाँ से आपने कैनुला, हाँ, आपने एंट्री पॉइंट बनाने के लिए ना हमेशा स्किन को पिंच करना है, ठीक है। मेटाकार्पल जॉइंट से ना पिंच करके यहाँ आपने एंट्री पॉइंट बनानी है, देखना है आपको, देखिए फुल ऑफ वेसल्स है तो मेनली वेन्स आर्टरीज डीप हैं, लेकिन फिर भी ब्रूजिंग ना हो जाए ना, ठीक है। 2 तरीके, पहले मैं एक तरीके के मैं डायरेक्ट इसी में इंजेक्ट कर देती थी, ऐसे मैं करती थी, ऊपर इसका टेंट सा बना के डायरेक्ट इंसुलिन इससे ही इंजेक्ट, लेकिन ये कोई इतना सेफ़ मेथड नहीं है, ठीक है। आपने इसको पिंच किया, यहाँ आपने एंट्री पॉइंट बनाया, इधर से कैनुला डाला, और आप बहुत आराम से ना हर फील्ड में जाके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। पूरा हैंड करके उसको मसाज कर दिया।
बस आपने एक ही किस्म का फिलर बनाना है, ठीक है। इसमें हार्ड हो मीडियम हो, वैसे तो मीडियम और सॉफ्ट बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में तो हार्ड बायो फिलर को हार्ड ही बनाएं फ़िलहाल, अंडर आइज़ के अलावा, ठीक है। और अगर आप आई बैग कर रहे हैं, ठीक है, आई बैग अगर आप करें तो फिर हार्ड से करें, क्योंकि आई बैग आपने कैमोफ्लेज के लिए बनाना है, ठीक है। अगर आपका आई बैग फ़र्ज़ करें ऐसे बना हुआ है, तो आपने, ये मैं आपको दिखाती हूँ, आई बैग आपका बना हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ तक आई बैग आया हुआ है। तो ये एक ट्रिकी चीज़ है, ये मैं आपको टिप बताई हूँ, ये आप करके देख लेना, ठीक है। अभी आई बैग वाला पेशेंट आया नहीं, हालांकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बताने वाली, ठीक है। ये इसके नीचे आपने मार्क करना है पेंसिल से, ठीक है। फिर आपने कैनुला इधर से ही लेना है और फिर इस वाली जगह को फिल करना है, इस वाली जगह को बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ जब आप फिल करेंगे ना मिड चीक मीडियल एरिया को, और फिर आप इसको मसाज करेंगे, तो वो दो काम करेगा। एक तो वो ये करेगा कि वो जो हर्निएशन हुई हुई है ना डीप फैट, ये सुपरफिशियल फैट की, वो इसको थोड़ा पुश करेगा और ये वापस थोड़ा जाने की कोशिश में भी होगा। ये एक रीज़न है जिससे ये, और दूसरा ये कैमोफ्लेज कर देगा। ये एरिया ना आपको लगेगा कि यहाँ कोई आई बैग था ही नहीं। वो मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर दूँगी जो आई बैग स्ट्रीट हैं जी। तो उसके ऊपर भी फिल करना है, मतलब हम उसके ऊपर फिल करें या उसके ऊपर बिल्कुल ना फिल नहीं, मैंने आपको बताया बिल्कुल नहीं करना। इधर आपने आई बैग का, मैं बता रही हूँ, इधर आपने बिल्कुल फिल नहीं करना। आपने आई बैग के नीचे लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ ये हर्निएशन हुई हुई है, यहाँ फिल करेंगे फिर तो और हर्निएशन होगी ना। आपने पहले नीचे लाइन ड्रॉ की, फिर आपने उसके नीचे ये पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। अब ये आपकी एंट्री नीडल की यहाँ से हुई, हम गए जी एंट्री, यहाँ से हमने इधर तक चले जाना है, ठीक है। फिर हमने इंजेक्ट करना शुरू करना है आई बैग के नीचे, यहाँ यहाँ इधर भी कर दें, हाँ जी, हमारा कैमोफ्लेज हो जाएगा, ठीक है। और आई बैग का ये होता है कि आई बैग थोड़ा लंबा चल जाता है। आई बैग में अगर आपने हार्ड फिलर नीचे डाला हुआ है ना, तो वो आपका 1 साल भी निकाल देता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, 2-3 पेशेंट्स का ही मैंने आई बैग बायो फिलर किया था, तो वो तकरीबन साल के तक वो ठीक चला, फिर वो साल बाद ही कांटेक्ट किया उन्होंने। ठीक है, लिप का भी आपको बता दिया, चिन का बता दिए, जॉ लाइन अगर आपने करनी हो, वैसे जॉ लाइन इससे बिल्कुल ना करें, वो फिर बहुत ही मोटा सा जॉ बन जाता है, ठीक है। अगर आपने बहुत ही प्रॉपर हार्ड वाला बायोफिलर बनाया है तो आप फिर यहाँ से, मैं तो गोनियल एंगल से ही जाती हूँ ना, ठीक है, अलॉन्ग द आप जॉ लाइन उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। और जॉ लाइन जब भी इंजेक्ट करेंगे फिर थोड़ा सा आपने उसकी एंगल बनाने के लिए, मेल और फीमेल के एंगल्स में डिफरेंट है। अब मैं करती नहीं हूँ क्योंकि बिल्कुल भी ये वाला ना, मैं ज़्यादातर जो है वो यही एक्नी स्कार्स, चिकन पॉक्स, आई बैग में कर देती हूँ, क्योंकि वो पेशेंट की जो है ना उसको बहुत अफेक्ट कर रहा होता है। यंग पेशेंट्स आती हैं और आई बैग्स का बहुत मसला होता है, डार्क सर्कल्स को और फेशियल डिफॉर्मिटीज़ के लिए फिर मुझे सारा ये लोअर फेस भी करना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर शाइना, इसको आप नेक के लिए यूज़ कर सकते हैं? किसके लिए? लिप के? नेक हाँ, नेक का ही मैं आपको बताने लगी थी, बिल्कुल। मैं अभी आपने बात की तो उससे मेरे साथ ख्याल भी आया कि आपने ये इंसुलिन सिरिंज जो है ना, पीटी सिरिंज, इसमें बायोफिलर बनाना है और अलॉन्ग द नेक लाइन, जैसे आप पीआरपी लगाते हैं ना पंक्चर करके, ठीक है, सीरियल आपने जो है ना लगाना है। यहाँ ब्लेब्स बन जाएंगे, उनको आप मसाज कर देंगे, ठीक है। जब आप मसाज कर देंगे ना तो वो थोड़ा सा ब्लेब्स रहेंगे, आपने पेशेंट को बताना है कि ये 2-3 दिन रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। और फिर आफ्टर 2 वीक्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि इसमें पीआरपी का भी रिज़ल्ट आ जाएगा और फिलर भी, फिलर तो उसी वक्त हो जाएगा और लाइंस की जो मार्किंग है ना वो काफ़ी हद तक 2 वीक्स तक ख़त्म हो जाएगी। तो नेक के लिए आप कर सकते हैं, हैंड्स के लिए कर सकते हैं, बाकी एज़ बॉडी फिलर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं करती, आप एज़ बॉडी फिलर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि बॉडी फिलर्स बहुत महंगे हैं और कई लोगों को बहुत डिफॉर्मिटी होती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसको। फिर आपका साइज़ ऑफ कैनोला लंबा होगा, ठीक है, जितना मैक्सिमम 100 का भी आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैडम ये माइग्रेट भी कर सकते हैं, माइग्रेशन हाँ, एमआरआई किया जाए सर से बात हो, कितने अर्से तक ये वहाँ पे स्टे करते हैं? नहीं देखिए, माइग्रेट ऐसा नहीं होता, ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसका और हाइलोरॉनिक का फिलर का डिफरेंस ही ये कि ये आपकी बॉडी में ना एब्जॉर्ब हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो इसका साइड इफ़ेक्ट इसलिए कुछ नहीं है, माइग्रेट नहीं करेगा। आपने बेसिकली अगर स्टार्टिंग वाले माइग्रेशन का पूछते हैं तो आपने अगर डीप इंजेक्शन दिया हुआ है ना डीप फैट में, आइज़ के अंडर ही माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मसाज फेस की करता है या तो उससे होगा,
तो आप डीप फैट में करें। अगर डीप फैट में आप इंजेक्ट करेंगे कभी माइग्रेट नहीं होगा और ये एब्जॉर्ब होगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। नहीं, वो ना करें, स्किन बूस्टर के साथ ना यूज़ करें। हम इसको एज प्रॉपर फिलर ही कहेंगे ना, ये चीज़ मुझे लोगों को समझाते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें आपने ये देखिए ये फिलर भी है, ये इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन अभी तक हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर सके उस तरह ना कि ये फिलर भी है और ये आपका रिजुविनेशन के लिए PRP भी है, तो ये दो काम कर रहा है। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास PRP पड़ा हुआ है, तो हम पेशेंट को फ़ायदा देने के लिए ना उसके फेस के अंदर हर जगह PRP भी इंजेक्ट कर दें। लेकिन हाँ, अगर आप अंडर आइज़ कर रहे हैं और अगर आप साथ PRP भी कर देंगे तो पेशेंट बिल्कुल आपसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि आंखें पूरी सूज जाएंगी। आपने आंखों के अंदर आपने PRP नहीं करनी, आपने सिर्फ बायोफिलर करना है, बाकी फेस के लिए आप PRP कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ना, डार्क सर्कल सिर्फ अगर डार्क सर्कल्स हैं तो उसमें बायोफिलर्स का मेथड क्या होगा? ये मैंने आपको डार्क सर्कल्स का ही बताया है, डार्क सर्कल्स का ही बताया है। डार्क सर्कल्स देखिए शुरू कैसे होते हैं, टीयर ट्रफ्स होते हैं, ठीक है, और साथ बिल्कुल डार्क हुआ हुआ इस जगह पे एरिया और हॉलोज़ होंगे, ठीक है। कभी कभार आई बैग के साथ भी आते हैं, लेकिन हम आई बैग के फिर साथ अगर डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं तो वो पिगमेंटेशन है, तो वो पिगमेंटेशन को फिर हम क्रीम से ट्रीट करेंगे और फिलर हम सिर्फ आई बैग के नीचे लगाएंगे। ये मैंने आपको ये बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने यहाँ से ज़ाइगोमेटिक आर्च में गए, एंट्री पॉइंट बनाया, टीयर ट्रफ में हमने इतना आगे नहीं जाना क्योंकि यही डॉर्सल नेज़ल आर्टरी है, यहाँ हमने इंजेक्ट करना शुरू किया। हम रिट्रोग्रेड मैनर में इंजेक्ट करते आए और पीछे और फिर मसाज करते रहे हैं। मसाज करने के बाद आपकी एक होमोजेनस आपका हो जाएगा एरिया। आप फिर अगर आपको लगता है कि और मैंने इंजेक्ट करना है, आपने पेशेंट से पूछ के इंजेक्ट करना है, आपने ख़ुद नहीं अपना करना कि बस मैं लगी हुई हूँ, मैं लगाती जा रही हूँ। आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको और चाहिए, ये थोड़ा सा कम होगा, फिर आपने विद कंसेंट आपने इसको और मज़ीद भर देना है। पेशेंट को बताना है कि ये 20% आपका एब्जॉर्ब होगा। 20% इसलिए कि जो 20% एब्जॉर्ब भी होगा ना, वो आफ्टर कोलेजन इंडक्शन और वो थोड़ा वापस आएगा, तो वो ये इतनी जल्दी जाता नहीं है इस तरह। अच्छा, ब्रूजिंग अगर आपको हो गई, या साइड इफ़ेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस का तो डोज़ आपको फिर क्योंकि अब ये स्ट्रेप्टोकाइनेस मैंने अभी हम लोग जब हमारी पैड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उसमें हमारी डिस्कशन थोड़ी हुई थी 1-2 मिनट की, तो उसमें डॉक्टर आज़म जहांगीर ने कहा था कि आप स्ट्रेप्टोकाइनेस लगाएं। और वैसे वाकई मैंने भी सोचा कि IV स्ट्रेप्टोकाइनेस इसका जैसे हाइलोरॉनिडेज़ है ना, वो स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम ले सकते हैं। ये लिटरेचर में मुझे कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन ये वाकई मेक सेंस कि हम स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज़ कर सकते हैं। वरना हम लोग जो एंटीडोट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डेंजिन 10 mg TDS, ठीक है, 3 times a day, एस्प्रिन 80 mg पर डे, ठीक है। ये इसके 2 एंटीडोट्स हैं। अगर आपको लग रहा है, अब देखिए इसमें कोई ब्रूजिंग नहीं हुई क्योंकि आपको आर्टीरियल सप्लाई का पता है, आपको पता है यहाँ पर इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी भी आ रही है, तो आपने इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी बेसिकली यहाँ से आती है। हमारे कॉन्सेप्ट बना हुआ कि यहाँ आएगी, इधर नहीं आती, ठीक है। तो अच्छा चलिए, हमारे पेशेंट बेसिकली ये हमारे असिस्टेंट भी हैं, तो इनको हम भेजेंगे अब, ठीक है। आप फिर चले जाएं और ठीक है, आपको बीमार नहीं है, आप जो भी हुआ आप आराम से अपना काम शाम कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को बता दें कि आप अपना जाएं, काम करें, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपने कोई ब्रूजिंग कर दी है पेशेंट को और वो परेशान हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है उसको हम कहेंगे आप रेस्ट करें। तो अभी इनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये आप पानी शानी पिए, 5-10 मिनट बैठ के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चले जाएँ, बाकी हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है, हम कहाँ पे बात कर रहे थे मुझे बता देंगे? क्या हम बात कर रहे थे, रुक गई है, चल रही है अभी? क्वेश्चन क्या था मुझे भी जहन में से, हाँ, हम ब्रूजिंग पे बात कर रहे थे कि ब्रूजिंग आप तब करते हैं अगर आप कैनोला नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। ब्रूजिंग जो है वो परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात जो है ना वो आर्टरियल एक्लूजन है, ठीक है। एम्बोलिज्म को खुदा ना खास्ता उस तरह की ना आपके साइंस हो, उसके साइंस ये हैं कि जब आप इंजेक्ट करेंगे तो पूरी जगह वाइट सी होने लग जाएगी, ठीक है, ब्लेंचिंग सी होने लग जाएगी वहाँ पर, और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन बताएगा। टेंडरनेस तो होगी, एक नॉर्मल पेन होती है क्योंकि जाहिर सी बात है एक आप इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशेंट को, काउंसल अगर आपने प्रॉपर नहीं किया हुआ तो वो थोड़ा सा करेगा ना, ठीक है। तो आपने ब्रूजिंग को अवॉइड ऐसे करना है कि अगर चले कर दिया आपने ब्रूजिंग ना,
ब्रूजिंग का आपको पता होना चाहिए कि ब्रूजिंग फ़ौरन बन जाती है, और जो आपकी आर्टरी एक्लूजन वाला है वो थोड़ा थोड़ा करके बनता है, और वो बाद में अक्सर पेशेंट कॉल करते हैं कि हमारी टेंडरनेस नहीं ठीक हो रही, ब्लेंचिंग आपकी फ़ौरन आ जाती है। अच्छा, अगर आपने ब्रूजिंग कर दी है तो आपने आर्ने का क्रीम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है, आपने डेंजन नहीं देनी, डेंजन आपकी सारी मेहनत को ख़त्म कर देगी, ठीक है। आपने आर्ने का क्रीम देनी है, और उसको कहना है कि हल्का हल्का आइस पैक्स रखे, दबा दबा के मसाज ना करें, ये मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी आप परेशान ना हो, ब्रूजिंग जो है वो पार्ट ऑफ फिलर है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दूसरा, वेस्टेज ऑफ बायोफिलर हो सकती है, आपने बनाया, ठीक है, जब पहली दफ़ा बनाएंगे तो आप ऐसा करें कि आपका और पेशेंट्स का कोई रश ना हो, ना कोई PRP हो, आप पहली दफ़ा बना रहे हैं, एक दफ़ा सिर्फ बायोफिलर पे पूरा दिन लगाएं, ठीक है। उसमें होगा कि आप बना रहे हैं, आपने टेम्परेचर आपने ठीक नहीं रखा, वो सारा ज़ाया होता जा रहा है, ठीक है, तो वेस्टेज हो सकती है। टेम्परेचर आपका सही एग्जैक्ट होगा, आपके जो है ना टेम्परेचर रूम का ठीक होगा तो अच्छा बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये होता है इसमें एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, बस ये 2-3 चीज़ें। आर्टरी एक्लूजन पे हमने बात कर ली, अगर कोई और चीज़ आपके जहन में आ रही है तो आर्टरी एक्लूजन या किसी से रिलेटेड तो मुझे बता दें। जी, ख़त्म हो गया? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप? इसको पीछे कर लें, हम बैठ के इसको कर लेते हैं, मैं भी काफ़ी देर से। वालेकुम सलाम। ये आप ले आए, मैं एक मिनट बैठ जाऊँ। मैंने जी जी, क्या हाल है डॉक्टर सुभान? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, बस इसको करीब कर। हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल। हाँ, नहीं होता उसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली। बायोफिलर जितना, वही मैंने बताया था कि में PRP का रिज़ल्ट भी आ रहा है ना बीच में, तो उसमें आपका प्लेटलेट की जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन, आपके एडिपोज डिराइव स्टेम सेल बन रहे हैं। हाँ, हम्म, 4 years तक भी वो निकलता नहीं है, फिर उसको निकालना पड़ता है। डॉक्टर कौन थे उनकी मैंने अटेंड की थी ना, तो वो कह रहे थे कि हम लोग तो मतलब ये सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये बन गया है कि हम उसको बाहर कैसे निकालें ना, कि वो उसको निकालने का भी डॉक्टर लैला ने आई थिंक वीडियो भी की थी शायद इसके ऊपर, कि हम इसको रिमूव कैसे करें जो HA रिटेन्ड फिलर्स है ना। तो ये इसका ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल ये एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। अच्छा, वैसे मैं तो कहती हूँ ना करें इसको ना, डायरेक्ट आप सिर्फ बायोफिलर को यूज़ करें। जब हम मिक्स करते हैं ना तो हम इसकी जो केमिस्ट्री है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। आप देखिए, इसने बाद में बायोफिलर ने HA बनाना है, अगर आप पहले से HA कर देंगे तो वो उसको सेंस नहीं कर सकेगी ना बॉडी, क्योंकि बॉडी में भी रिसेप्टर्स हैं।
तो मैं तो सबको यही कहती हूँ कि ना आप किसी के साथ ना इसको मिक्स ना करें। तो हाँ, बायोस्टिमुलेटर्स के साथ भी अक्सर लोगों ने क्वेश्चन किया था, जो बहुत है ना कि उसके साथ हम कर लें। मतलब यही जो हमारे सीरम्स है उसमें आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपने बायोफिलर को बिल्कुल सेपरेट रखना है। अब अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए बॉडी में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो एक चीज़ को सेंस करेगी। अगर आप उसको कंफ्यूज करेंगे ना कि ये हम आपको ये भी दे रहे हैं, ये बाद में आपका बनेगा भी, तो बॉडी रिएक्ट कर जाएगी। तो बेस्ट ये कि आप सिंपल जो है ना ऑर्गेनिक ये बायोफिलर ही रखें। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन के वक्त क्या हमने सोडियम सिट्रेट उतना ही डालना है या कम रखना है? नहीं, मैं तो प्रिपेयर्ड सोडियम सिट्रेट जो है ना वो प्रिपेयर्ड ट्यूब्स आती हैं सोडियम सिट्रेट की। तो मैं ना दिखा देंगी मुझे वो ट्यूब्स जो सिंपल हैं। अगर कोई बंदा हाँ, जैसे मैं जो है ना सेपरेटली ऐड करता हूँ हाँ नंबर पर 5 सोडियम सिट्रेट का हाँ, वो ज़्यादा मुश्किल काम है मुझे लगता है। हाँ, आपने ना, मैंने कुछ सोडियम सिट्रेट बाद में नहीं डाला, मैंने इस पर कुछ भी बाद में कैल्शियम क्लोराइड कुछ भी ऐड नहीं किया। हमने डायरेक्ट बायोफिलर को वार्म ही किया है। वो जो दो मेथड्स हैं ना कोagulation कास्केड के, जिसमें एक में कैल्शियम का वो होता है, एक में जो है हीटिंग मेथड यूज़ होता है, मैंने सिर्फ हीटिंग मेथड को यूज़ किया है। दोनों चीज़ें डालने से फ़ायदा नहीं है, उससे ये कि एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन भी होगी जी। अच्छा, इसे करीब कर दी, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी आधी आवाज़ मुझे आई नहीं है, लेकिन जो सुन रहे होंगे उन्होंने सुन लिया होगा डेफिनेटली, आपने जो ऐड किया उसमें ना। तो अपना मेथड बिल्कुल, आप अपना मेथड बनाइए, बिल्कुल बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अगर हम वो यूज़ नहीं कर रहे कैनेडा, तो फिर कौन सी गेज की नीडल्स यूज़ करें? आप कौन नहीं, नीडल आप नहीं यूज़ करेंगे बिल्कुल भी। आप देखें नीडल तो वही है ना जो उसके ऊपर लगी। मैंने सिर्फ इंसुलिन सिरिंज की नीडल यूज़ की, जो बहुत बारीक और छोटी है, जो आपकी इतना डीप नहीं जाएगा। ठीक है, जो आपको सुपरफिशियल आपको लग रहे हैं ना एक्नी स्कार्स और चिकन पॉक्स, उसके लिए आप इंसुलिन सिरिंज यूज़ कर लें और फिर आप कैनुला ही यूज़ करेंगे। क्योंकि एक तो ये कि ये निकलना इसका आसान है 23 गेज कैनुला में से, और दूसरा ये है कि आपको जो है ना टेंशन नहीं होगी। नीडल आप यूज़ करेंगी तो आप पंक्चर कर देंगी ना, आर्टरी को एक्लूड कर सकते हैं पंक्चर। हाँ जी, राइट मैम। तो क्या हम इसको स्पॉट टेक्निक के तरह भी लगा सकते हैं अंडर आई? किसकी तरह? स्पॉट टेक्निक? स्पॉट टेक्निक में नहीं करें, नहीं, क्योंकि आप देखें यहाँ पर आपकी इतनी यहाँ पर ब्रूजिंग हो सकती है अगर आपने स्पॉट टेक्निक से किया। मैं शुरू में कर रही थी, मैंने जो है ना इंसुलिन सिरिंज से डायरेक्ट किया था, लेकिन उसमें ये होता था कि मैं एग्जैक्ट पर ख्याल करती थी कि जो इंफ्रा ऑर्बिटल रिम है ना, जो आपका है रिज, यहाँ से इधर को आप इसको पेशेंट को पहले फील करना है कि यहाँ दर्द तो नहीं हो रही है। अगर दर्द हो रही है इसका मतलब है यहाँ इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी और नर्व पड़ी हुई है, तो यहाँ दर्द हो रही है, पे हाथ रखें, फिर इधर इधर लगाएं। वो ज़्यादा मुश्किल है और वो आपको बाद में परेशानी भी डाल सकता है। फिर आप मसाज करें और फिर ये ना यहाँ पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, और वो नोड्यूल्स काफ़ी लंबे चलते हैं और कभी कभार वो 2-2 महीने ख़त्म नहीं होते, क्योंकि आप उतना प्रॉपर स्पेशल नहीं लगा सकते ना, अंदर इतना डीप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वो बेस्ट टेक्निक नहीं है, बेस्ट जो है वो कैनुला टेक्निक ही है यहाँ पर। थैंक यू जी। वेलकम। जब हम स्कार्स को चीज़ से फिल करेंगे तो उसका रिजल्ट बस अब ख़त्म कर लें, हाँ, 2:30 बज गए हैं। जी ढक बस आप एक आखिरी एक आपका नाम नहीं लिया। जी, आखिरी आप हम चलाते हैं ना, आप कह लें जी अब सेशन खत्म हो गया है, तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर आप हाँ। नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, तो टाइम अब हमारा खत्म हो गया। आप ये क्या क्या स्लाइड का जिक्र करके बस ऐसे 1 मिनट का इस पे स्टेटमेंट दे के आप उसे क्लोज कर दीजिए। मैं समाप्त करके तो बस वो आपके स्टेटमेंट में दे दें, तो कह दें कि सेशन सवेरा मेरा मोबाइल, अच्छा उसका एक मुंह हो गया एक साइड से और एक बेचारे का रहता है ना। हाँ, वो मैं फिर अब ये कि नहीं, उसका ज़्यादती है ना, फिर मैं आधा छोड़ के चली जाऊँ उसका। वो कब आएगा अब?
वो पूछ रहा था वो पहुंचा हुआ है, उसकी वो इमरजेंसी जो अटेंड करनी थी उसने कर ली है? हाँ जी, अच्छा जी। अच्छा जी, हम लोग फिर सेशन को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। और हम ये स्किन लाइट जो है ना, इन्होंने सारा पॉसिबल किया है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने की है और काफ़ी अच्छी, आई थिंक बहुत अच्छी एफ़र्ट थी डैप की और स्किन लाइट की। और आई होप इंशाल्लाह आगे आपको इसका फ़ायदा भी होगा। और बाकी हम एंड में अल्लाह का भी बहुत शुक्र करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम सारा ये सब कुछ कर सक रहे हैं। ठीक है, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। और कल आप सब ने बायोफिलर बनाना है, ठीक है? बना के बेशक मुझे वीडियो भेज दें कि आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है? ताकि थोड़ी मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने जो सिखाया है वो आपको समझ में आया है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।